खाते टाइम नहीं बोलते। नेहा को उसका ससुराल वैसा ही मिलता है जैसा उसको चाहिए था। जी हाँ, नेहा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही रोहन से हुई थी। शादी के बाद नेहा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। नेहा थी तो सद्गुणी, लेकिन नेहा के अंदर काफी बचपना था। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा कहती है, नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं, जरा चाय तो पिला दे। बिना चाय के ऐसा लगता है पूरे शरीर में आलस ही आलस फैल रहा है। मम्मी जी, अभी दोपहर में ही तो आपने चाय पी थी और फिर अभी आप चाय मांग रही हैं। अगर आप इतनी चाय पीती रहेंगी ना तो आपको शुगर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुगर के पास? और नहीं तो क्या, शुगर के पास। अभी देखो, आपका शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ लोगी तो आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको शुगर हो जाएगा। इसलिए इतनी चाय पीना सही नहीं है। हे भगवान, बहू तेरा ये बचपना कब खत्म होगा? ऐसा कुछ नहीं होता चाय पीने से, शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अब जाकर चाय लेकर आ जा, नहीं तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद चाय बनाकर अपनी सास को देती है। लीजिए, पी लीजिए चाय, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई ना तो फिर मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपने सर पर हाथ रख लेती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। शाम को जब नेहा खाना बनाने जाती है तब सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बनेगा ये क्यों नहीं पूछा मुझसे? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि मुझे पता है आज खाने में क्या बनेगा। वैसे भी अब घर में एक ही खाना डेली बनेगा, तो मुझे अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि रात को क्या बनेगा और दिन में क्या बनना है। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो बता दे कि क्या बना रही हो। दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी और रोटी। जिसको रोटी सब्ज़ी खानी होगी वो रोटी सब्ज़ी खा लेगा और जिसे दाल चावल खाने होंगे वो दाल चावल खा लेगा। अरे बहू, दाल चावल आज खाने का मन बिल्कुल नहीं है। क्यों ना आज घर में बढ़िया सा अच्छा सा कुछ बनाए, जैसे पनीर टिक्का या पनीर की सब्जी। माँ जी, इतना सब कुछ घर में कैसे बनाएंगे हम लोग? एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज का खाना बाहर से ही मंगवा लें। अगर आज बाहर से खाना आएगा तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और खाना भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, क्योंकि कल से तेरे ससुर जी घर आ रहे हैं, उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो ससुर जी के सामने कौन बाहर का खाएगा? अरे उनके लिए तो मैं देसी खाना बना दूंगी, वो भी अपने हाथों से। नेहा की सास बाहर के खाने के लिए मान जाती है और अपने बेटे रोहन को फ़ोन करके बाहर से कुछ लाने को कह देती है और कुछ घंटे बाद वो सब एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। आज की रात तो बड़े ही शांति और हंसी मजाक के साथ बीत जाती है। पर क्या आने वाला समय ऐसा ही रहेगा? इस बात से अनजान थी सुमित्रा। नेहा के ससुर जी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए नेहा अपने ससुर के लिए अगले दिन खाना बनाकर तैयार रखती है और जैसे ही ससुर जी घर आते हैं तो कुछ घंटे बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सभी खाना खा रहे थे, तभी नेहा बीच में खाते वक्त बोलती है, और सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है ना मम्मी जी। नेहा के मुंह से आवाज़ निकलती नहीं कि घर की सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर नेहा हैरानी से सभी से कहती है, क्यों, क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप सब मुझे इस तरह से घूर रहे हो? नेहा की बात सुनकर राम, यानी कि नेहा का ससुर, उसकी बात का जवाब देता है, वो इसलिए बहू क्योंकि खाना खाते वक्त बात नहीं की जाती। सुमित्रा, तुमने बहू को समझाया नहीं कि खाते वक्त बात नहीं करते? वो बहू अभी नई नई आई है ना, और अभी उसके अंदर बचपना भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी यहाँ के नियम। पर पापा जी, क्यों खाते वक्त बात नहीं करते? ये कहाँ का नियम है? अरे बहू चुप हो जा, मैं तुझे सब बता दूंगी, अभी चुपचाप खाना खा। अपनी सास की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा भी अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी। रोहन जी, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो पापा ने मुझे ऐसा बोला कि खाते वक्त बात मत करो? और यहाँ के ऐसे कौन से नियम है जो मुझे नहीं पता? नेहा, पापा खाते वक्त बात नहीं करते और उन्हें यह भी पसंद नहीं कि उनके सामने कोई फालतू बोले, वो भी खाते वक्त। पापा इतने बुरे नहीं है, लेकिन बस उन्हें खाने के समय बात करना पसंद नहीं है और उन्हीं के साथ रह रहकर हमने भी उन्हीं के रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। पर रोहन, ये तो गलत है ना। पापा जी के साथ रहकर उनकी सारी चीज़ें अपनाना और अपनी सारी प्यारी चीज़ों को त्याग देना, ये कहाँ से सही है? अब जैसे मुझे बात करने की आदत है तो मैं पापा जी के लिए बात करना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। नेहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पापा इस घर के बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करना, उनका आदर करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। बस उनका मान और आदर रखने के लिए तुम खाते वक्त बोलना मत, वरना पापा बहुत अच्छा है। रोहन नेहा को समझा देता है और नेहा भी रोहन की बात मान लेती है।
अब कुछ दिन नेहा खाने के टेबल पर चुपचाप खाना खाती, लेकिन हमारी नेहा आदत से ही मजबूर थी। वो खाते समय बात न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही एक रात जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब एक बार फिर नेहा बोल पड़ती है। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि आज मैंने ना एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, बहुत अच्छी है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं, आपके ऊपर बहुत जचेगी वो। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खाते वक्त बात नहीं करते। एक बात सुनाई नहीं देती तुम्हें या फिर समझ में नहीं आती? आई एम सॉरी पापा जी, मैं भूल गई थी कि खाते वक्त बात नहीं करनी है। राम का गुस्सा और नेहा का डर देखकर उसकी सास मुंह बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि राम के आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब जब सब खाना खा लेते हैं तब सुमित्रा नेहा के पास जाती है और उसे एक बार फिर समझाने लगती है। अरे बहू, तुझे समझाया था ना, उनके आगे बात मत किया कर, तू क्यों नहीं सुनती? मम्मी जी, मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, पर मेरी नासमझी और बचपने की वजह से मेरे मुंह से बातें निकल जाती है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, उदास मत हो, कोई तुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा। इस तरह सुमित्रा उसको वहां से समझाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा ना चाहते हुए भी खाते वक्त बोल पड़ती। ये देखकर राम का गुस्सा और बढ़ जाता। नेहा की नासमझी और बचपने की वजह से राम अब परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको खाते समय ना तो बात करने की आदत थी और ना ही किसी के मुंह से आवाज सुनने की। ऐसे ही एक दिन नेहा, सुमित्रा और राम दोपहर का खाना खा रहे थे। मम्मी जी, वो दाल पास करवाना। बहू, सच में मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अरे हद करती हो तुम। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि खाने के समय बात नहीं करते, बात नहीं करते, नहीं करते बात। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं क्या? अरे तुम इतनी मंद बुद्धि कैसे हो सकती हो? पर पापा जी, इस बार तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ दाल मांग रही थी। क्या दाल मांग रही थी? अपनी सास को दाल का इशारा नहीं कर सकती थी? मुंह से आवाज निकालना जरूरी है क्या? सारा मूड खराब कर दिया। राम गुस्से में अपने खाने की प्लेट वहीं छोड़कर चला जाता है और राम का इतना गुस्सा देखकर नेहा की आंख से आंसू झलक जाते हैं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसको संभालती है। अरे बहू, तू क्यों रो रही है? तू जानती है ना तेरे ससुर को, उनकी आदत है चिल्लाने की, तो उनकी बातों को दिल पर मत ले। नहीं मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे थे, शायद मैं ही मंदबुद्धि हूँ, तभी मुझे उनकी एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है और वो भी ठान लेती है कि अब वो घर में बिल्कुल शांत रहा करेगी। वो अपने बचपने को छोड़कर मैच्योर बनेगी और वो अब करती भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा चुप्पी साध लेती है। कोई उसको कुछ भी कहता तो वो चुपचाप उस काम को कर देती। साथ ही वो अब किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती थी। इस तरह नेहा अपने ससुराल में अपने बचपने को भूल जाती है और एक संस्कारी बहू बनकर रह जाती है। ज्योति और निमेश की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा क्लेश लगी रहती है। ज्योति की सास सुमन तो हर समय उससे लड़ती रहती है। सुमन किसी भी तरह बस अपने घर में संतान चाहती है। एक दिन सुमन ज्योति से कहती है, बहू, मुझे सामने वाली पड़ोसन ने एक टोटका बताया है। उसकी बहन की बेटी के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसने भी यही टोटका किया। साल भर में उसकी गोद भर गई। माँ, वैसे तो मैं इन टोटकों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी बता दो आप, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। देख बहू, तुझे रोज सुबह सोने से पहले 4 लौंग और 4 इलायची अपने और निमेश के सिरहाने रखकर सोना है और सुबह होते ही उस चौराहे पर फेंक देना है। कुछ दिन इस टोटके को कर, पक्का हमारे आंगन में भी एक फूल खिलेगा। ज्योति एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं मानती है, लेकिन माँ बनने की चाहत में उसे ऐसे अंधविश्वास वाले टोटकों को भी करना पड़ा। लेकिन ज्योति को इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। हार कर सुमन अपनी बहू को एक पहुंचे हुए साधु बाबा के पास ले जाने के लिए कहती है। सुन बहू, पुराने मंदिर के पीछे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा बैठते हैं। वो तुम्हारे ऊपर से झाड़ फूंक करके सारी बुरी ताकतों का नाश कर देंगे और तुम जल्दी माँ बन जाओगी। माँ, ये झाड़ फूंक क्या होती है? इससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। बहू, तू तो पहले ही नकारात्मक सोचती है। अरे पहले किसी बात पर विश्वास करना तो सीख। तू कल सुबह ही मेरे साथ चलेगी बस। सुमन ज्योति को वहां ले जाती है और वो बाबा ज्योति के ऊपर झाड़ फूंक कर देता है
उसके बाद भी ज्योति को और उसकी सास को कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अब सुमन ज्योति को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर गई, उसके सारे चेकअप करवाए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए सुमन जी, आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। ये सारे चेकअप इनके हस्बैंड ने पहले ही करवाए थे और पहले भी हमने बता दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन को बहुत दुख हुआ। अब सुमन ने ठान लिया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहेगी और वो निमेश पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव करने लगी। बेटा देख, तेरी शादी को 10 साल हो गए, ज्योति माँ नहीं बन सकती और इस बात पर तो डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी, इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? मैं कह रही हूँ छोड़ दे इस मनहूस लड़की को और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। माँ, अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर मैं नए सिरे से कैसे जिंदगी शुरू कर सकता हूँ? ये मत भूल बेटा कि परिवार बच्चों के बिना कभी पूरा नहीं होता। सुमन और निमेश की सारी बातें ज्योति भी सुन लेती है। ज्योति भी निमेश को यही समझाती है। निमेश, माँ जी ठीक बोल रही हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। ज्योति, तुम भी माँ की बातों में आ गई। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी करके मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अरे माँ बाप बनने के लिए हम कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए माँ कभी तैयार नहीं होगी। माँ को तैयार होना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कभी मत बोलना। निमेश अपनी माँ को बच्चा गोद लेने के लिए समझाता है। पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में सुमन और ज्योति होती हैं और निमेश ऑफिस गया होता है। लेकिन शाम को निमेश जब घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहे हैं। अरे माँ, ये बच्ची कौन है? बेटा, कुछ दिन पहले हम अनाथ आश्रम में एक आवेदन पत्र देकर आए थे कि हमें एक बच्ची चाहिए, तो आज वहीं से फ़ोन आया था। ज्योति और मैं जाकर इस बच्ची को ले आए। माँ, हमने फैसला किया था कि किसी नवजात बच्ची को गोद लेंगे। ये तो लगभग 4 साल की है। पता नहीं क्यों आपको इतनी जल्दी हो रही थी जो 4 साल की बच्ची को ले आई। अरे बेटा, 10 साल हो गए तेरी शादी को, अब भी तुझे जल्दी लग रहा है। निमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बच्ची की तरफ देखता भी नहीं। सुमन और ज्योति बड़े ही प्यार से उसका नाम परी रखते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं, तभी परी रोने लगती है। ज्योति, ये लड़की मेरी नींद खराब करी है, लेकर जाओ इसे यहाँ से। इसका नाम लड़की नहीं बल्कि परी है। लेकिन निमेश, तुम इस तरह से क्यों चिढ़ रहे हो परी से? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, और छोटे होते तो रोती भी है। देखो ज्योति, तुम्हें जगना है तो जगो इसके साथ पूरी रात। मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे सोने दो और प्लीज इसे ले जाओ यहाँ से। ज्योति को निमेश का बर्ताव बहुत अजीब लगा। सुमन और ज्योति दिन भर उस परी के साथ खेलती। एक दिन ज्योति को खाना बनाने में देर हो जाती है। ज्योति, आज तुम्हें खाना बनाने में देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना मैं रोज टाइम से ही खाना खाता हूँ। सॉरी निमेश, वो क्या है ना, आज मैं परी को लेकर टीका लगवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने परी के टीके का कार्ड देकर कहा कि उसको पहले से ही सारे टीके लगे हुए हैं, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हो गई। ज्योति, क्या है ये सब? दिन भर परी 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 करती रहती हो। देखो, तुमने इस बच्ची को घर में तो रख लिया है, लेकिन इसकी वजह से मेरे काम में कोई लापरवाही हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है तू नहीं तो मुझे राजी किया था ना बच्चा गोद लेने के लिए, अब तू ही ऐसी बातें कर रहा है। हाँ माँ, मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी बच्चा उठाकर ले आएंगे। निमेश गुस्से में वहां से चला जाता है और ज्योति को निमेश की बात सुनकर बहुत दुख होता है। एक दिन निमेश अपने फ़ोन में लगा हुआ था। सुमन और ज्योति किचन में थी और परी निमेश के पास सोफे पर बैठकर खेल रही थी। परी गिरने वाली थी, तभी ज्योति ने उसे बचा लिया। निमेश, क्या है ये सब? परी बिल्कुल तुम्हारे बराबर में बैठी है, ये गिरने वाली थी और तुम्हारा ध्यान भी नहीं है इसके ऊपर। तो क्या हुआ? इतना क्यों बोल रही हो? गिरी तो नहीं ना? निमेश, ये क्या बात हुई? गिरी तो नहीं ना? अरे बेटा, ये छोटी सी बच्ची है, इसको गहरी चोट भी लग सकती थी। माँ, लग जाती तो लग जाती, मैंने इसे बचाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। जब से घर में आई है आफत बन गई है। ये सुनते ही सुमन निमेश को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, नालायक, अपनी ही बेटी को आफत कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? आफत ये नहीं, तू है। माँ जी चुप हो जाइए। नहीं बहू, अब मैं चुप नहीं होने वाली।
ये परी कोई और नहीं, तेरी ही बेटी है। हेमा को जानता है ना तू, जो मुंबई में रहती थी। माँ, आप हेमा को कैसे जानती हो? वो कहाँ मिली आपको? ये बच्ची उसी हेमा और तेरी है जिसे तू 4 साल पहले मुंबई में छोड़ाया था। ये बच्ची हम किसी अनाथ आश्रम से नहीं लाए, ये उसी ने हमें दी है। और ये भी बताया कि तूने कैसे उसे धोखा दिया। मैं तो इस बारे में तुझसे उसी दिन बात करने वाली थी, लेकिन बहू ने मुझसे मना कर दिया। ना उसने तुझसे कुछ पूछा, ना मुझे कुछ कहने दिया। ज्योति, तुम्हें सब कुछ पता था हेमा के बारे में, लेकिन तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि जब माँ आपसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी, तब आपने शादी करने से मना कर दिया था। बच्चा ना होने की वजह से सब मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन सिर्फ आपने मेरा साथ दिया। लेकिन आपने हेमा के साथ अच्छा नहीं किया, और आप अपनी बेटी के साथ भी गलत कर रहे हो। मैं जानता हूँ ज्योति, मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मैं हेमा से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। निमेश सबसे माफ़ी मांग लेता है और परी को गोद में उठाकर बहुत प्यार करता है। उसके बाद परी भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। सुमन, ज्योति और निमेश खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही निमेश लगातार हेमा को खोजता है कि कहीं वो उसे मिल जाए और वो उससे भी माफ़ी मांग सके।